संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विसाख 2018। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी मतदाताओं, उम्मीदवारों, उनके समर्थकों से आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ में है, 3 नामचीन हस्तियां हमारे साथ हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसी वजह से आज उदयपुर न्यूज आप सभी देख पा रहे हैं। तो हमारे साथ है डॉक्टर कुंजन जी आचार्य, उग्रसेन जी राव, किशन जी दारीज। सबसे पहले डॉक्टर कुंजन जी आचार्य से हम जानेंगे, इस बार के चुनावों को सर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर चुनाव कुछ नया लेके आता है, हर चुनाव कुछ बदलाव लेके आता है, लेकिन इस बार के चुनाव मुद्दा विहीन दिखाई पड़ रहा है। पिछला चुनाव मोदी लहर में था, उससे पिछला चुनाव कांग्रेस विरोधी लहर में था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है। विकास की बात तो हो रही है, विकास के नाम पे वोट भी मांगे जा रहे हैं, लेकिन असल में कोई मुद्दा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी, आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बात को? विकास की जो बात करते हैं वो ये कहना चाहिए कि ये सारे चुनाव अब तक जो हुए हैं वो सब विकास के लिए ही हुए हैं और विकास की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास में कोई दूसरा मुद्दा है नहीं और विकास के नाम पर भटका रहे हैं लोगों को, सपने दिखा रहे हैं लोगों को और कैसे भी करके और सत्ता में पहुंचने की होड़ मची हुई है। इसको ये कहना चाहिए कि उनकी निगाह कुर्सी पर है, जनता पर नहीं है। जी, दादी जी आप किस तरह से सोचते हैं? मैं ये मानता हूं कि मुद्दा तो अभी एक ही है और वो है किसी भी तरह एन के प्रकार सत्ता प्राप्त करना। दोनों दलों का मुद्दा एक है, इसके अलावा दूसरे कोई मुद्दा नहीं। इस बार का चुनाव दूसरे चुनावों से भिन्न है। एक तो ये है कि पिछले चुनावों में जिस तरह का बहुत आपाधापी प्रचार, बैनर, जुलूस, हुड़दंग, वो सब इस बार नहीं नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि चाहे वो चुनाव आयोग की पाबंदी की वजह से हो या दूसरे कारण हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद एक अंडर करंट है पब्लिक में और वो अब एक इतनी मैच्योरिटी तो शायद लोकतंत्र में आ गई है कि लोग अपने वोट को बताते नहीं हैं और अच्छा संकेत है ये। तो सत्ता विरोधी जो लहर होती है वो पहले दिख जाया करती थी, इस बार नजर नहीं आ रही है और उसका एक बड़ा कारण शायद ये लगता है कि जो एक तो लोगों की मैच्योरिटी है, दिखाना नहीं, और दूसरा ये है कि पिछले 50 वर्षों में जो मेरा अपना मानना है, ये मैं दूसरी जगह बोलता भी रहता हूं कि 50 वर्षों में राजनीतिक दलों के काम से, उनके द्वारा लाभान्वित व्यक्तियों के कारण, कुछ को नौकरियां लगवा देना, कुछ को पेट्रोल पंप देना, किसी को क्या करना, 50 वर्षों में इतना जो कुछ भी दोनों दलों के या सारे राजनीतिक दलों द्वारा किया गया है, उससे लगभग 50-55% कुल आबादी का एक कमिटेड वोटर हो गया है। पीढ़ियां उनको कि भाई हमको तो बीजेपी को वोट देना है तो बीजेपी को ही देना है, क्योंकि मगर दादाजी पेट्रोल पंप ले गए, किसी को छोरे को नौकरी लगवा दी। तो एक कमिटेड वोटर की संख्या बढ़ गई है। 50-55% टोटल आबादी का हिंदुस्तान में आज की तारीख में एक कमिटेड वोटर है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले भी कहा है कि आप पिछले 10 साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, वोट ही 50-55% पड़ता है। तो केवल कमिटेड वोटर का वोट आ रहा है, वो वोट तो आ ही नहीं रहा है जो आना चाहिए। और जब जब लहर में वो वोट पड़ जाता है, सत्ता बदल जाती है। जी, साहित्य की बात करें, आप तीनों ही साहित्यकार हैं, सरकारें आई गई, साहित्य की दृष्टि से या साहित्यकारों को किस सरकार में क्या मिलना चाहिए था, अभी क्या स्थिति है? देखिए, राजनीति और साहित्य का आपस में कोई संबंध नहीं है।
होता ऐसा रहा कि एक साहित्यकार नेता हो सकता है, एक नेता साहित्यकार हो सकता है, लेकिन सियासत ने अगर साहित्य का कोई भला किया हो, ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध होता नहीं है। पिछली सरकार में भी, उससे पिछली सरकार में भी साहित्य अकादमियां सुनी, पुरस्कार सुने, तमाम तरह के गलियारे सुने, साहित्यिक आयोजन कितने होते हैं। इसके तुलना में जितने कॉर्पोरेट आयोजन होते हैं, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, जैसे आज तक ने अपना लिटरेचर फेस्टिवल कराया, कॉर्पोरेट घराने बड़े बड़े लिटरेचर फेस्टिवल करवा रहे हैं। तो सियासत तो हमेशा से मजाक समझती है साहित्यकारों का, क्योंकि सियासत यूं हैरान करती है, पहले नजरें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। आप बताइए, साहित्यकारों के लिए साहित्यकार पहले जनमत को प्रभावित करते थे और वो जो कहते थे उसको जमाना सुनता था और जमाना उसी तरफ बढ़ता भी था। ये दौर निराला और उसके बाद तक चला, लेकिन अब जो है साहित्यकार खेमों में बट गया है। कोई कांग्रेस पोषित साहित्यकार है, कोई बीजेपी पोषित साहित्यकार है, और उनकी नजर जब जब भी सत्ता में पार्टी बदलती है तो उनके इर्द गिर्द घूमती रहती कि कैसे करके अकादमी में चले जाएं, कैसे करके पुरस्कार प्राप्त कर लें। तो साहित्यकार वर्ग जो है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उस समय में बोलता है जहां बोलने की जरूरत नहीं है, और वो घंटी नहीं बजाता जिससे, वो बटन नहीं दबाता जिससे घंटी बजती है। तो साहित्यकार के लिए कोई अच्छी धारणा वर्तमान में समाज में नहीं बन रही है सत्ता परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में। जी जादिद जी, आप बताइए क्या सोचना है आपका? देखिए, ये मेरी दृष्टि में तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को इतना सामान्य मत लीजिए। राजनीति और साहित्य का जो रिश्ता है वो इस तरह का भी नहीं है कि उसको उड़ा दिया जाए कि एक साहित्यकार को राजनीतिज्ञ नहीं होना चाहिए और एक राजनीतिज्ञ को साहित्यकार नहीं होना चाहिए। ये उस तरह का रिश्ता नहीं है। प्रेमचंद तो कहते ही ये हैं कि साहित्य तो राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। विचार कहां से आता है आपके पास? आप 1000 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए कि विश्व में जितनी क्रांतियां हुई है मुट्ठी भर लोगों के उमंग और उत्साह से हुई। भीड़ थोड़ी क्रांति करती है। 5 आदमी बैठ करके एक जुनून पैदा करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि यार ये होना चाहिए, उसकी रचना करते हैं, बात फैलती है, भीड़ जुड़ जाती। बंद कमरे में एक क्रांति की मशाल जलती है, विचार की मशाल जलती है, और वो मुद्दा आपके राजस्थान में नहीं है। वो डिवोशन आपके राजस्थान में नहीं है। राजस्थान का लेखक पश्चिम बंगाल, बंगाल और बिहार का लेखक नहीं है। मैं यूपी को भी इसमें शामिल नहीं करता हूं, जहां तलवार से, जहां कलम की तलवार से सर काट दी जाती है। राजस्थान का 90%, बल्कि मैं 1% को छोड़ दीजिए, यहां फ्रीलांसर राइटर कितना है? 99% लेखक नौकरी पेशा है। सत्ता बदलते ही उसका दिमाग बदल जाता है, उसको अपने घर बार की चिंता लगने लगती है कि मैं यदि स्वतंत्र चेता हो जाऊंगा और अपनी बात कहने पर लगूंगा या लिखने लगूंगा तो जो सरकार है ये वो अनुकूल नहीं है मेरे विचार के, तो मुझे खत्म कर देगी। यहां का 90 क्या मतलब 1% छोड़ दीजिए, भय में जी रहा है साहित्यकार। वो भय में जी रहा है। उसका सोच दिमाग, बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो बीजेपी, अरे वाह साहब राष्ट्रवाद और पता नहीं क्या क्या। कांग्रेस आ जाए तो अरे साहब धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो दोनों तरफ से लड्डू लेना चाहता है। तो मैं मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो एक अपॉर्चुनिस्टिक एटीट्यूड है वो राजस्थान के लेखक का है। संगठन भी इसलिए खड़ा करते हैं एक सत्ता पर एक आतंक बन जाए। अपवाद भी तो हैं, बहुत कम है। मैं कह रहा हूं 1% छोड़ रहा हूं, 99 बोल रहा हूं। 1% है जो सत्ता जब बदलती है तो सफर करते हैं,
1% है ऐसे लोग जो सफर करते हैं, वो विश्वसनीय है। मैं तो 100% तो बोल भी नहीं रहा हूं, लेकिन दूसरी जगह वो विश्वसनीयता ज्यादा परसेंट की है। आपके राजस्थान में उतने परसेंट की नहीं है, बहुत कम है। जहां तक सृजनात्मकता का सवाल है बंधु, बहुत पहले न जाए। आप 60-70 साल का ही देखें, आजादी की पूरी लड़ाई क्या लाखों और करोड़ों भारतीयों ने लड़ी है क्या? आजादी की पूरी लड़ाई तो कविता ने लड़ी है। माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गंगाराम पथिक, विजय सिंह पथिक, केसर सिंह बारेठ। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी है? गांव गांव में जाकर के जो गीत गाते थे और आजादी के तराने गाते थे लोग, तो उसने तैयार किया है। किसने लड़ी आजादी की लड़ाई? राजा। ये तो लोग तो मतलब जो माणिकलाल जी को आपने सुना नहीं है? माणिकलाल वर्मा जब गाते थे ना गीत, तो वो जो गांव में पनिहारिन जो मतलब गांव में कुएं से पानी खींच रही है पनिहारिन, गांव की स्त्रियां, वो उस वक्त कोई यूं लोकगीत नहीं गाती थी, वो इनके तराने गाती थी, अंग्रेज को गाली देती थी। वो कविता का ये कमाल था, सर पे चढ़ के बोलती थी। हजारों का लोग हुजूम जुड़ता चला गया। गांधी क्या था? गांधी ने हरिजन निकाला। बेसिकली ही वाज जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो वहीं से चलिए आप। नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक। सारी आजादी का नेतृत्व तो लेखकों और साहित्यकारों के पास रहा है। भीड़ पर मत जाइए आप। अब वो दौर खत्म हो गया है। मैंने अभी थोड़े दिनों पहले एक कटु बात कही थी। इसको देखिए, साहित्य भी एक मीडिया है। जैसे पत्रकारिता एक मीडिया है ना, साहित्य भी एक मीडिया है। जो लोग आजादी की जंग में थे, जो लोग राजनीति की जंग में थे, उनको ये पता था, उनको ये मालूम था कि ये मीडिया यदि 200 साल की गुलामी की जंजीरों को काट सकता है तो हम तो देशी हैं, हमको उखाड़ते क्या देर लगेगी। आजादी के बाद सबसे पहला राजनीति ने कोई काम किया तो मीडिया को तितर बितर करने का किया, क्योंकि वो उसकी ताकत को आजादी के आंदोलन में देख चुका था। और कोई इसको नहीं बिखेरेगा तो ये हमको उखाड़ देगा। उस वक्त जो कवि, कलाकार, साहित्यकार, लेखक, पत्रकार जो एकजुट थे और जो संयुक्त मशाल जली थी ना, उसका परिणाम था कि हवा बन गई थी। अब वो मीडिया बिखर गया है। अब तो ये कांग्रेस के लेखक हैं, ये बीजेपी के लेखक हैं। अब तो राजनीतिक दल अखबार निकाल रहे हैं, 5 जन्य निकल रहा है। उधर से कांग्रेस का कोई नेशनल हेराल्ड निकल रहा है। अब तो अखबार भी तो राजनीतिक दलों के हो गए हैं, थिंक टैंक उनके अपने हो गए हैं। तो दलीय प्रतिबद्धताओं का लेखक हो गया है दर्शन। तो उससे आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो आपके या मेरे सुख दुख की बात करेगा जी। वो अपनी सत्ता के पक्ष में ही बोलता है जी। एक और सवाल कुंदन जी सर, जाति, इस बार के जो चुनाव हैं जाति और धर्म पर ज्यादा आधारित हो गए हैं। जातियों के नाम पे एक करके वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। कभी हमारे बजरंगबली दलित हो जाते हैं, कभी ब्राह्मण हो जाते हैं, और भोपाल में तो जैन भी हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि हम लोग वोटों की राजनीति को जाति को शामिल कर लेते हैं। हर राजनेता अपने क्षेत्र में वोटों की जब गणित लगाता है तो उसमें जाति की गणित जरूर लगाता है। इतना % वोट इस जाति का है, इतना % वोट इस जाति का है। किसको खुश करने से ठीक होगा, किसको खुश करने से ये ठीक होगा। हालांकि ये ठीक भी है, क्योंकि वोटों की गणित बिठाने में हमेशा जाति भी आगे आती है। क्योंकि अभी हम लोग इतने परिपक्व नहीं हुए लोकतंत्र में कि हम ये देखें कि हमारे लिए कौन सा उम्मीदवार योग्य है।
हम आज भी यही देखते हैं कि मेरी जाति का उम्मीदवार है तो मुझे इसको वोट देना है, चाहे योग्य हो या ना हो। और पिछले 4 दिन से जो शहर में चल रहा है वो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं फला जाति का हूं, मुझे वोट दीजिए, दूसरी तरफ दूसरों ने भी इकट्ठा करके कहा। ये बड़ी त्रासदी है लोकतंत्र की। दूसरी, जो हमले हो रहे हैं, जो जुबानी जंग चल रही है, लोकतंत्र की इससे बड़ी त्रासदी और हो नहीं सकती मनु कि हम लोग मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जाति धर्म की बात कर रहे हैं। आपस में कह रहे हैं आपकी जाति ये है, आपकी जाति ये है। हालांकि चुनाव के आखिरी दौरों में जाते हुए हर बार ऐसा होता है, नीच टाइप की टिप्पणियां, निचले स्तर की टिप्पणियां, घटिया दर्जे की टिप्पणियां सामने आती है। ऐसा इसलिए होता है कि आखिरी दौर में जब मतदाता को लुभाना होता है, उसके दिल पे वार करना होता है, तो यही सिर्फ चलता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि जातिगत समीकरणों से चुनाव जीते या हारे जाते हैं, तो ये सबसे कटु सत्य है, क्योंकि इन्हीं समीकरणों के बल पे ही लोग जीतते हैं या हारते हैं। इसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। अभी भी टिकट वितरण से लेकर भीतरघात और बागियों के खड़े होने तक में सब में जातिगत समीकरण काम कर रहा है। हमेशा वोटों की राजनीति में, टिकट वितरण में और बड़े पार्टियों के लेवल पर हर बार जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए हम लोग ऊपर के लेवल पर जब ये तय कर लेते हैं तो निचले लेवल पर मतदाता भी यही सोचता है, जब टिकट वितरण में भी जाति को ध्यान रखा जा रहा है तो क्यों नहीं वोट देने में जाति का ध्यान रखा जाए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और परिपक्व बनने की जरूरत है। जाति धर्म समाज से ऊपर उठ के देश की बात करनी होगी, तभी हम लोग थोड़ा आगे प्रगति कर पाएंगे। जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जाति के आधार पर टिकट देना और जाति के आधार पर वोट लेना, धर्म के आधार पर टिकट देना, धर्म के आधार पर वोट लेना, ये चीजें संविधान में मान्य नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ नियम बना रखे हैं कि कोई भी जाति को उकसाकर वोट मांगेगा या धर्म के नाम पर वोट मांगेगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो भी मिलीभगत है, उसकी दो तरीके से मिलीभगत है। एक तो वो जाति के आधार पर जो प्रचार हो रहा है उसको देखते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो धर्म के आधार पर जो प्रचार हो रहा है उसको देखते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और तीसरा ये है कि जो खर्च हो रहा है वो खर्च निश्चित रूप से जो पैमाना है उससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और यह भी कि चुनाव आयोग में जो संपत्ति के अकाउंट रखे जा रहे हैं वो सारे झूठे हैं और उन आधारों शपथ पत्र हैं, झूठा शपथ पत्र पेश करने पर 5.5 साल की सजा है। इन सबको अगर छानबीन की जाए तो ये सबके सब जेल जाए। अगर झूठा शपथ पत्र की जांच कराई जाए तो सारे के सारे शपथ पत्र झूठे निकलेंगे और इनको 5.5 साल की सजा होनी चाहिए, लेकिन करे कौन? ये त्रासदी है। जी, आप क्या सोचते हैं? देखिए मनु भाई, भारतीयता के संदर्भ में विश्व की बात मैं नहीं करता, लेकिन धर्म और जाति ये एक स्थायी सत्य है। इससे मुक्ति आपको इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। सवाल इसमें केवल इतना है कि एक राजनीतिक दल अपने हित में धर्म को अपने तरीके से व्याख्यायित कर रहा है, तो दूसरे राजनीतिक दल को, देखिए लोहा तो लोहे से ही कटेगा ना, दूसरे राजनीतिक दल की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी अवधारणा को उसी के विषय के संदर्भ में काटे। यदि कोई ये कहता है कि धर्म राम, हिंदू धर्म गीता, रामायण, बाइबल इत्यादि इत्यादि है, तो दूसरा जो भी दल है वो ये समझाने की कोशिश करे कि ये बात नहीं है। धर्म तो आचरण है, पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पति का पत्नी के प्रति धर्म, कर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म कोई मंदिर मस्जिद में जाना नहीं है। और जब आखिर सरकार 5 साल बाद तो बदलती है, जब उसका राज आए तो वो जो जड़ता वाला आचरण है
उसको खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन दोनों राजनीतिक दल इस कमजोरी को जानते हैं कि वोट तो जाति और धर्म से ही आता है, तो वो एक तरह से मिलत की कुश्ती है, वो उसको खत्म नहीं करना चाहते। मैं एक प्रसंग नहीं सुनाना चाहता क्योंकि वो बहुत गोपनीय है, लेकिन मुझे एक बड़े संघ के काफी निष्ठ व्यक्ति ने, तो बहुत ही उनके बड़े पौधे पर भी थे, एक बार ये कही कि यार दादी साहब आपके तो ये बात गले नहीं उतरेगी, क्योंकि मैं आपको जानता हूं, लेकिन मैं आपको आज एक बात ये बताना चाहता हूं कि एक पार्टी के पीछे तो 50 वर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, और एक विचारधारा के पीछे अनुशासन है, राष्ट्रभक्ति है। ये दोनों मिल जाए तो 100 साल तक राज नहीं जाएगा। एक बड़े संघ के ओहदेदार, आप ये देख रहे हैं कि थर्ड फ्रंट तो खैर आ ही नहीं रहा है, अस्तित्व में ही नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के बीच में साम्यता के अनेक अवसर पैदा किए जा रहे हैं। वो मंदिर जा रहा है तो वो भी मंदिर जाना शुरू कर दिया, दोनों एक ही तरह की बात करने लगे, दोनों में जैसे बहुत सारी एक वैचारिक साम्यता सी लगती है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि वो अनेक विचारधाराओं में बट गया है, थर्ड फ्रंट एक नहीं हो रहा है, और दो राजनीतिक दलों के बीच में सारी सत्ता से बट गई। जो तीसरा एक सेकुलर फ्रंट है, उसको या तो ये दोनों ही मिलकर नहीं पनपने देना चाहते हैं कि वो पनपेगा तो हमारे लिए संकट। जबकि आप ये देख लीजिए, आप अभी की भी देख लीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में ये कहा गया है और ये आंकड़ा भी आ गया है कि 30% की सरकार है, मतलब 70% वोट विरोध का है। 30% की सरकार केवल इसलिए है कि वो 70% वोट बिखरा हुआ है। उस बिखरे हुए वोट में जो कांग्रेस का वोट है वो कोई बहुत ज्यादा परसेंट का नहीं है, 10 या 20% है, 10-20% मान लीजिए। 50% तो मायावती और मुलायम और जाने किस किस में बिखरा हुआ है। ये दोनों इस बात को जानते हैं कि जिस दिन ये 70% एक 50% एक हो गया तो न मैं 20% रहूंगा न ये 30% रहेगा, फिर तो 50% ही रहेगा ना। तो दोनों की तो इस मामले में मृत की कुश्ती है। आज मीडिया की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक जो बड़ा वर्ग जो बिखरा हुआ है, जो सुनियोजित साजिश के तहत बिखरा हुआ है, जो क्षेत्रीय और आंचलिकता के लोभ में बिखरा हुआ है, उसको एक किया जाए। जी कुंदन जी, सर लंबे समय तक आपने उदयपुर शहर में भी पत्रकारिता की, बाहर भी आप रहे हैं, चुनाव भी कई आपने देखे हैं। उदयपुर शहर नगर पालिका से नगर परिषद होता और नगर निगम हो गया, क्या लगता है आपको विकास दिखा या विकास कहीं हुआ? देखिए, शहर का विकास शहर के निवासियों के ऊपर और शहर के स्थानीय प्रशासन पर निर्भर करता है हमेशा। नगर परिषद से नगर निगम बनने की जो प्रक्रिया रही वो एक प्रशासनिक प्रक्रिया रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम से ऊपर भी अगर महानगर निगम भी बन जाए, लेकिन लोगों के लोक व्यवहार में शहर न दिखे तो वो मुश्किल पड़ता है। मैं मुंबई का एक अनुभव बताता हूँ कि वहाँ ट्रैफिक कितना हावी होता है, लेकिन कहीं भी अगर ट्रैफिक जाम हो जाए
तो 5 मिनट में वहां के लोग खुद सुलझा देते हैं, पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। हमारे यहाँ अगर ट्रैफिक जाम हो जाए तो लोग और जाम करने में बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो लोकाचार है, ये लोक व्यवहार है, या जो सिविक सेंस है, वो हम लोग खुद डेवलप करते हैं। रही बात राजनीतिक, तो पिछले कई वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं कि आयर की नदी जो है वेनिस जैसी हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, इसमें 12 महीने पानी बहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि स्थानीय प्रशासन को शहर का दर्जा बढ़ाना चाहिए, B2 श्रेणी का दर्जा देना चाहिए। लगातार ये मांग होती रही है। शहर का दर्जा इससे भी बढ़ता है कि यहाँ पे कितने ओहदेदार संस्थान काम करते हैं, हाई कोर्ट की बेंच है या नहीं है, यहाँ पे विश्वविद्यालय अपने स्तर के हैं या नहीं है, यहाँ पे और केंद्रीय संस्थान है या नहीं है, पासपोर्ट कार्यालय है या नहीं है। इसके आधार पर शहर की पहचान होती है। मुझे लगता है कि शहर की पहचान, शहर के वोटर, शहर के निवासी अगर खुद को जीवित महसूस करते हैं, खुद को जिंदादिल महसूस करते हैं, जिंदादिल यानी जागरूक, तो मुझे लगता है कि हर शहर अपने आप में जीवित हो जाता है। और यही बात चुनाव में भी लागू होती है। अगर मतदाता जीवित है, मतदाता जागरूक है, तो मुझे लगता है कि शहर की पहचान और मुखर होकर सामने आती है। साहब आप बताइए किस तरह से देखते हैं, मतलब ये मैं इस दौर में ये कहना चाहूंगा कि ये सवाल बार बार उठाया जाना चाहिए कि पिछले 25 वर्ष से बीजेपी नगर निगम में है, लेकिन लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी मिल रहा है। ये हम प्रतिदिन पानी भी नहीं दिला पाए। पानी जैसी एक चीज है जो नहीं दिला पाए, तो इनसे क्या अपेक्षा रखी जानी चाहिए। दूसरा, झीलें लगातार प्रदूषित हो रही है, पहाड़ लगातार कट रहे हैं और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की हालत यहां भी होने में बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब जन सुविधाएं जो है वो ही हमें नहीं मिल रही है, और वो इसलिए नहीं मिल रही है कि इनके सबके पीछे भ्रष्टाचार है। आज 1200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया इसमें स्मार्ट सिटी पे। कहां लिख रहा है वो 1200 करोड़ रुपया कहां खर्च हुआ? तो ये वो ही काम कर रहे हैं, भले ही ये हो भले वो हो, जिसमें कमीशन मिले है। तो ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोग जनता के हित की नहीं सोच सकते, और जनता इनसे बड़ी निराश है। पर क्या करे, विकल्प नहीं है। सतीश जी आप बताइए, पालिका से निगम बन गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बंधु। बात यह है कि जो राजनीति है वो बहुत केंद्रित हो गई है, सेंट्रलाइज है। जो सत्ता है, दिल्ली बहुत कुछ अपने पास रखना चाहती है, उसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत स्टेट को देती है, वो स्टेट में से 90% अपने पास रखना चाहती है, 10% नीचे दे देती है। अब यदि उदयपुर में कोई बड़ी पुलिया बननी है, उदयपुर में सीवरेज लाइन का काम होना है, या एक लिमिट तो थोड़ा बहुत दे दिया है, उससे ऊपर का यदि कोई 50 करोड़ का कोई टेंडर है या कोई बड़ा काम है, तो उसके लिए आपको प्रपोजल बना के जयपुर भेज दीजिए, तो सौदा वहां हो जाता है। आपने स्वायत्त शासी संस्थान तो बनाया, लेकिन आपने इसको स्वायत्तता दी नहीं। दरअसल सब कुछ आपके हाथ में है, आप स्वीकृति करते हैं। आप यहां पर यदि कोई ठेकेदार फाइल लगाता है और कुछ करता है, तो उसको बस आप ये जवाब दे दीजिए कि यार हमने तेरी फाइल जो ऊपर भेज दी है, तू ऊपर जाके ला, स्वीकृति। फिर उसको जो करना होगा वो करेगा। तो ये जो राजनीति में केंद्रीकरण है, अर्थ का केंद्रीकरण, अधिकार का केंद्रीकरण, ऊपर वाला ये सोचता है कि इससे हमारी सत्ता कमजोर होती है। सत्ता कमजोर नहीं होती। स्वायत्त मध्य प्रदेश में तो जिला सरकार बनी है, 90% काम जिले के लेवल पर ही निमट जाते हैं। राजस्थान में इस तरह का विचार क्यों नहीं विकसित हुआ, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। आपने स्वायत्त शासी संस्थाओं को नाम से तो स्वायत्त शासी बना दिया, नगर निगम, नगर पालिका, UIT वगैरह, लेकिन उनको उतने अधिकार नहीं दिए। आप बोर्ड में आदमी अपने हिसाब से लगाते हैं, सब जयपुर से नॉमिनेट होते हैं और कुछ होता है, स्वीकृतियों के लिए वहां जाना पड़ता है, वहां से लाना पड़ता है।
तो जब तक स्वायत्त शासी संस्थाओं को स्वनिर्भर, अपने आप पर निर्भर, अर्थ से निर्भर, आदेश से निर्भर, सब तरह से खुद ही निर्णय लेने की क्षमता वाला तंत्र नहीं बनाया जाएगा, जब तक विकास की कल्पना मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा साकार हो सकती है। स्मार्ट सिटी में पूरी शहर खुदा पड़ा है, सीवरेज लाइन से खुदा पड़ा है, क्या पड़ा है? मैंने कहा भाई क्या ये क्या बात है यार? तो उन्होंने कहा साहब ये क्या करें, बजट आएगा जब देंगे। अब बजट आएगा जब देंगे क्या मतलब है? बजट तो वहां से तभी आएगा जब वो बजट लाने वाला आदमी जाएगा जिसको बिल पास कराना, ऐसे तो बजट ही नहीं आएगा। तो ये जो केंद्रीकरण है, ये परंपरा जब तक खत्म नहीं होगी, किसी स्वायत्त शासी संस्थान का कोई मतलब नहीं, चाहे नगर परिषद हो या यूआई। जी सर, उदयपुर बसा, उसके बाद में उदयपुर ऐसा बना कि दुनिया के सबसे सुंदर शहर में शुमार करने लग गया। क्या आपको लगता है कि हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को आज तक सहेजा जा रहा है? उदयपुर राजस्थान का स्वर्ग है और इसे वेनिस भी कहा जाता है। हम इतिहास के नाम पर जो कुछ भी सहेज पाए वो सब सरकारी दस्तावेजों में और पुरातात्विक संग्रहालयों में दर्ज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बड़ी हमारी धरोहर है हमारी झीलें। जैसा अभी संजय भाई साहब ने कहा, हम अपनी झीलों की कितनी कदर कर पाए, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास है। उदयपुर आज पर्यटन के मानचित्र पर बहुत ही चमकता हुआ सितारे की तरह उभरता है, तो इसके पीछे झीलों का ही योगदान है। अगर शहर की लाइफलाइन नहीं कहें या अगर शहर का रोजगार ही नहीं कहें, तो शहर के प्रति आकर्षित होकर जो लोग आते हैं देश विदेश से, वो झीलों की वजह से ही आते हैं। मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों, वो तमाम चीज़ें संग्रहालयों में बंद रहती हैं या हम लोग उन्हें फ्रेम्स में जड़ देते हैं, लेकिन झीलें ऐसी चीज़ हैं जिनका पानी हम पीते हैं, जिनको महसूस करते हैं। फतेह सागर की पाल पे हम लोग उसको फील करते हैं, जिसका पानी बहकर उदय सागर में जाता है। तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। देश दुनिया का जो पर्यटक आता है वो सिर्फ यही देखने आता है, झील देखने आता है। अभी हम लोग चुनाव में भी देख रहे थे, देश दुनिया के जो पत्रकार यहाँ आ रहे थे, सब लोग कहते एफएस क्या है, एफएस क्या है। हम लोगों ने एफएस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका दिया। मुझे याद पड़ता है कि करीब 15 वर्ष पहले की बात थी, जब अमेरिका के और भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी थी शिमला में, और अचानक मौसम खराब हो गया और 1 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शहर का नाम उछला कि अब शिमला में नहीं उदयपुर में मुलाकात होगी। तो अचानक से लोगों का ध्यान खींचा कि उदयपुर क्यों? तो 15 वर्ष पहले जब हम लोगों ने स्मार्ट सिटी की ओर सोचा भी नहीं था, अब तो स्मार्ट सिटी की ओर चला गया है। तो मुझे लगता है कि इन झीलों को सहेजने के लिए, झीलों को और ठीक करने के लिए, झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए अगर हम और काम कर पाएं, तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक धरोहर हमारे लिए और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त कर पाएगी, लोगों को रोजगार प्रदान कर पाएगी। तो मुझे लगता है ऐतिहासिक संग्रहालयों और मॉन्यूमेंट से ज़्यादा बेहतर है हम अपने इस ऐतिहासिक धरोहर को संग्रहित करें। तो मुझे लगता है कि इतिहास में और आगे याद रखा जाएगा। राघव, आप क्या सोचते हैं? मैंने अपने बचपन में पिछोला और फतेह सागर में का पानी को इस तरह से देखा कि हम एक सिक्का डालते थे, वो सिक्का तैरता हुआ तलहटी में नजर आता था कि वो पड़ा हुआ है सिक्का, लेकिन आज आदमी डूब जाए तो नजर नहीं आता है। और झील विकास प्राधिकरण, यहाँ के लोगों की मेहनत से मैं नाम लेना चाहूंगा कि प्रातःकाल के सुरेश जी गोयल उसमें अगुआ बने, और उन्होंने झील विकास प्राधिकरण की जो नींव डाली वो बाद में सरकार से मान्यता भी मिल गई। लेकिन झीलें तो यहाँ हैं, उसका दफ्तर जयपुर में है। इसके लिए अभी कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम झील विकास प्राधिकरण का दफ्तर उदयपुर लाएंगे। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि झीलों के इर्द गिर्द जो होटलें और निर्माण कार्य होने हैं, उसकी स्वीकृति वहां रखने के लिए ये सारी चीजें की गई है। तो निश्चित रूप से झीलें लगातार प्रदूषित हो रही है। उसके भीतर सीवरेज लाइन डाल दी गई, वो उसका लीकेज जो है, पानी जब भर जाता है तो पानी में जाता है और पूरी झीलें भर जाती है तो झीलों का पानी उससे बाहर निकलता है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने उदयपुर की जो विरासत थी उसको बर्बाद किया है, हर तरह से बर्बाद किया है। और ये 2 चुनाव तो इन्होंने ये कह के जीत ली है कि झीलें लबालब भरी रहेगी, ये कह के जीत ली। आज तक झीलें लबालब नहीं भरी है। तो ये सपने दिखाने वाले लोग हैं, ये सपनों के सौदागर हैं और लोग इनके भटकावे में आ जाते हैं।
दिक्कत ये है, और कोई ऐसा समूह नहीं बन पा रहा जनता का अपनी तरफ से जो इन पर निगाह रखे या इन पर अंकुश रखे। वैसा ये होने ही नहीं देंगे, और यदि वैसा नहीं होगा तब तक ऐसा ही होता रहेगा। जी तारिक जी, आप क्या सोचते हैं? सर, मैं उदयपुर के संदर्भ में मेरी थोड़ी भिन्न धारणा है। मैं ये मानता हूं कि झील अकेला एक मुद्दा नहीं है उदयपुर का। झील हमारे लिए लाइफलाइन इसलिए है कि यहां दूसरे शहरों की तरह ब्रॉडगेज बहुत देर से आई, हवाई अड्डा बहुत देर से बना, पानी झीलों तक ही था, बहती हुई कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी जैसे कोटा में चंबल है या बनास है या इस तरह का। संसाधन हमारे सीमित थे, पहाड़ी इलाका था, तो यहां केवल खनन और झील की ही बात हो सकती थी। तो उसके सहारे जो भी विकसित किया जा सकता था वो केवल अकेला पर्यटन उद्योग था या खनन उद्योग था, वो विकसित किया। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं कि उदयपुर की पहचान अकेली झील नहीं है। उदयपुर, आप पिछले 25-30 साल पहले चले जाएं, एक बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में था। राजस्थान में यदि कोई 3 बड़े संस्थान थे, सबसे पहले तो 2 ही थे। एक हीरालाल शास्त्री ने बनस्थली विद्यापीठ बनाई और एक मोहन सिंह मेहता ने विद्या भवन बनाया। यहां के निकले हुए छात्र आज भी बड़े बड़े जगह पर हैं। एक शिक्षा के केंद्र के रूप में उदयपुर की पहचान थी, वो पहचान खत्म हो गई। और ये जो नीति संबंधी निर्णय है, इसके पीछे जो भी कारण रहा हो, ये जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों का है, एक छोटा सा नगर है, यहां पर 5 विश्वविद्यालय, वहां जो कुछ भी हो रहा है सब जानते हैं। न उनके पास कोई जगह है, न उस तरह का स्टाफ है, न कुछ नहीं है, और सबकी रुचि मेडिकल कॉलेज खोलने में है, आनंद उसी में है, दूसरी फैकल्टीज में नहीं। तो शिक्षा का तंत्र उदयपुर का गड़बड़ाया है। चूंकि उसके बाद केवल झील ही रह गई थी, इसलिए वो झील ही झील हो गई। लेकिन समानांतर जो एक दूसरा विचार है, वो मुझे आज भी ये मालूम है, 50 साल पहले का ये जुमला है। बड़े इतिहासकार हुए देश के, सर गोपीनाथ जी हमारे उदयपुर के ही थे, बटानी चौटा में रहते थे। मुझ पर बड़ी कृपा थी उनकी, मैं जाता रहता था उनके पास। देखिए वहां उस वक्त ये झील फील कुछ नहीं था, बुद्धिजीवियों का नगर था। परम मेधावी लोग यहां पर, मोहन सिंह मेहता, जनार्दन राय नागर, कालूलाल शास्त्री, को तो वो एक जुमला बोला करते थे, उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स एंड क्रैक्स। वो एक जुमला बोला करते थे। अब दुनिया में उस तरह के लोग नहीं रहे। बुद्धि यहां से आयात नहीं होती थी, यहां से दूसरी जगह जाती थी, यहां से परम मेधावी लोग पैदा होते। वो शिक्षा का केंद्र खत्म हो गया उदयपुर, ये एक सबसे बड़ा नुकसान हो। और झील तो महत्वपूर्ण है ही। झील के सहारे हमने पर्यटन उद्योग विकसित किया, लेकिन वेल प्लानिंग से नहीं किया, विकृत अवस्था में किया। सारे होटल्स का मलमूत्र झीलों में गिरता है। दूसरे विश्व में अनेक शहर ऐसे हैं जो झीलों के किनारे बसे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े प्लान वे में वहां पर सब कुछ डिजाइन किया है। हमारे यहाँ डिजाइन नहीं हुआ। हमने पर्यटन को अपने एक शहर को सुंदर बनाने के ध्येय के साथ विकसित किया, ऐसा नहीं है। उसको एक आजीविका के रूप में भी विकसित किया। अब आजीविका के रूप में तो यह है कि जब बिजनेस पनपता है तो बिजनेस में तो फेयर एंड फाउल सब आए।
सब वाजिब है। तो आपने व्यापार को सुपर कर दिया, झील के ऊपर व्यापार बिठा दिया। जो झील का रूमानी और सौंदर्य शास्त्र है वो तो लगभग खत्म, पीछे रह गया और व्यापार उसके ऊपर आ गया। टी स्टॉल्स पहले लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, पर्यटन की सुविधा विकसित करो, वो करो, वो झील साली जाएगा, वो गंदा पानी हो गया वहां पर। तो दरअसल आपके यहाँ जो नियोजन के नियंता हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो कोई बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। झील प्राधिकरण भी कोई आसानी से थोड़ी बना। आपको मालूम है कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी यहाँ के बाशिंदों को, अनिल मेहता और सब लोग, कई लोग कितने लड़े तब जाकर के बनाया। और फिर भी देखिए दुर्भाग्य, उदयपुर की झीलों के लिए प्राधिकरण बना और उसका दफ्तर बाहर कर दिया, जबकि वो नहीं बना। आप सभी का और भी सुनना चाहता था हमारा चैनल, लेकिन समय की सीमा है। एक अपील मतदाताओं से क्या करना चाहेंगे? वैसे तो अभी तक इस मंच पे सारे ही पदाधिकारी पार्टियों के बैठे हैं, तो वो अपने हिसाब से कह रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से एक मैसेज क्या देंगे? देखिए, लोकतंत्र में चुनावी पर्व जो होता है वो सबसे बड़ा पर्व होता है, और इसमें सबसे बड़ा मैसेज ही हो सकता है कि घर से निकले और मतदान करें, क्योंकि यही एक ताकत है, एक एक वोट की ताकत होती है, और वही लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आपका एक वोट बहुत कीमती है, उस वोट को खारिज मत होने दीजिए, खाली ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, घर से निकलिए और वोट कीजिए। जी साहब, आपका क्या मैसेज? इस दौर में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी मतदाता हैं वो वोट करें, व्यक्ति को वोट करें। पार्टियां दोनों एक जैसी है, इधर से आया इधर टिकट मिल गया, इधर से आया उधर टिकट मिल गया, दोनों की जो ये मिली भगत है वो चलती रहेगी। लेकिन आप व्यक्ति को वोट करेंगे तो शायद अंशतः कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि मैं इसका दावा नहीं करता। मुझे ये पता है कि चाहे ये जीते चाहे वो जीते, हारेगी जनता। बहुत अच्छा। दादी जी, आपकी अपील? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया कि जो कमिटेड वोटर है उसकी संख्या ज्यादा है, उसको तो जिस पार्टी को डाल रहा है उसी को डालेगा। तो मेरी अपील ये है कि वो जो साइलेंट वोटर है, जो वोट डालने ही नहीं जाता, जिसको वितृष्णा हो गई है इस लोकतांत्रिक पद्धति से, उनका कुछ नहीं, सब एक जैसे हैं। जो इस तरह का वोटर है, आपका स्टूडियो, आपका चैनल उस मतदाता को जगाए, उसको घर से बाहर निकाले, उसको कहे कि तेरे वोट की ताकत से सरकार बदल जाएगी, तू ये समझ। और यदि वो वोट पड़ गया, क्योंकि विवेक का तो वही वोट है, बाकी और तो कमिटेड वोटर है, तो विवेक का वोट पड़े, इसके लिए मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है और उसके लिए आपका बड़ा दायित्व है। तो मेरी मतदाताओं से यही अपील है कि जो विवेक का वोट है वो ज्यादा से ज्यादा पड़े। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप जो ये सोचते हैं कि एक तो हम ऊब बहुत जल्दी जाते हैं कि यार 5 साल यानी देख लिया हो ना, 5 साल बुझान देखो। ये जो इनकम्बेंस है, ये जो सत्ता विरोधी विचार पनपता है आपके भीतर, इसको एक तरफ रख दें। यदि आपको लगता है कि आपको लिए इस जो वर्तमान सरकार है इसने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप उसको रिपीट कीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? आप 5 साल में बदल काहे को रहे हैं? और यदि आपको लगता है कि इसने तो हमारा जीना आराम कर दिया है, तो आपके पास वोट की ताकत है, आप बदल दीजिए। लेकिन वो कमिटेड वोटर से नहीं बदलेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को, उस वोटर को बाहर निकलना होगा जो साइलेंट है और जिसको इस वर्तमान लोक प्रणाली से नफरत सी हो गई है। उसने कहा जाता ही नहीं, वोट डालने ही नहीं जाता। वो वोटर जिस दिन निकलेगा उस दिन लोकतंत्र बच जाएगा, उस दिन सत्ता बदल जाएगी। जी, तो ये थे किशन जी, दादी चित्रसेन जी राव साहब और डॉक्टर कुंजन जी आचार्य, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनकी अगर माने, या इन जैसे लोग बहुत कम ही होंगे जो सत्ता पक्ष की आलोचना सत्ता में रहते हुए उन लोगों की करे, ऐसे बहुत कम लोग होंगे।
इनके सारी चीजें माने तो जो भी चुनाव में खड़ा हुआ है वो उम्मीदवार विकास की बात करके वोट मांग रहा है, लेकिन जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद क्या उसने वाकई में विकास किया है? आज 5 दिसंबर है, 5 बजे तक ये लोग आपकी चौखट पर आएंगे, किसी भी तरह से प्रलोभन देंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि 5 दिसंबर के बाद या 7 दिसंबर के बाद क्या ये लोग आपके साथ रहते हैं? उन्हीं को चुने जो आपके साथ रहें। हम फिर भी वही बात दोहराएंगे। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, सियासत के हरगिज़ चहेते नहीं हम, सियासत कब हमें वलम बोलती है, सियासत ने सौंपी है बगावत हमको, उसी की हकीकत कलम बोलती है। नमस्कार, मतदान जरूर करें। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। बीवी पेट में देखनी है, हाँ बीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेणो है, दारू नी पीणो जी, दबाव नी सहणो है जी, दबाव नी सहणो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बाता वोट सबने देणो